किसी ने नहीं भगाया। में छिपे उस भयानक सच को फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म के माध्यम से हिंदुस्तान के सामने रखा। नाम द कश्मीर फाइल्स। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत, विनाश, मौत। तो मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। द कश्मीर फाइल्स को देखकर अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने। कोई रो रहा है, किसी में देशभक्ति जागृत हो रही है, तो कोई सियासत में लगा है। और इस सियासत में सबसे पहला नाम केरल कांग्रेस का। केरल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से कश्मीर नरसंहार पर नॉट ट्वीट किए गए। कांग्रेस का आरोप कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। आज कांग्रेस के नॉट ट्वीट्स को हम डिकोड करेंगे। केरल कांग्रेस की बातों में कितनी सच्चाई कितना झूठ आपको बताएंगे। केरल कांग्रेस ने जो पहला ट्वीट किया और बाद में ट्वीट डिलीट किया वो ये है, आतंकियों ने ही पंडितों को निशाना बनाया था। 17 साल यानी 1990 से 2007 तक 399 पंडित आतंकवादी हमलों में मारे गए। इसी अवधि में आतंकवादी द्वारा मारे गए मुसलमानों की संख्या 15,000 थी। कांग्रेस से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ये तो एक झूठ बोल रहे हैं कि केवल 399 मारे गए, जबकि सच ये है कि हजारों की संख्या में जघन्य अपराध हुए हैं, सामूहिक नरसंहार हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, अपहरण हुए हैं। जबकि सच ये कि जम्मू कश्मीर में 1941 में हिंदुओं की आबादी 15%, 1991 तक सिर्फ 0.1% रह गई थी। कांग्रेस के निगाह में सिर्फ 399 कश्मीरी पंडित मारे गए। कांग्रेस ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को आतंकवादियों ने मारा। क्या अचानक 1990 में हजारों की तादाद में पाकिस्तान से आतंकी घुस आए थे? श्रीनगर में सरेआम पंडित टीकालाल टपलू को गोलियों से भूनने वाले और कत्ल पर नाचने वाले क्या पाकिस्तानी आतंकी थे? कश्मीर की मस्जिदों से डराने वाले नारे देने वाले क्या पाकिस्तानी आतंकवादी थे? कांग्रेस का ट्वीट नंबर 2, पंडितों ने राज्यपाल जगमोहन के निर्देशन में घाटी को सामूहिक रूप से छोड़ दिया, जो आरएसएस के एक व्यक्ति थे। पलायन बीजेपी समर्थित वीपी सिंह सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ। 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में हाहाकार मचा था, डर का माहौल था, नरसंहार हो रहा था, रेप हो रहे थे और आज केरल कांग्रेस कहती है कि 399 लोग मारे गए और वो सब इसीलिए क्योंकि आरएसएस मैन गवर्नर थे। कांग्रेस के इस ट्वीट का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने जवाब दिया और लिखा कि अगर जगमोहन आरएसएस मैन थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें 1984 में जम्मू कश्मीर का गवर्नर नियुक्त क्यों किया? जगमोहन राजीव गांधी के कार्यकाल में भी गवर्नर रहे, क्यों? कंचन गुप्ता ने 14 अप्रैल 1990 को श्रीनगर से प्रकाशित उर्दू अखबार अल सफा की कुछ लाइनों वाला कागज शेयर किया, जिसमें लिखा है कि जगमोहन को दोबारा 19 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया गया था। वो जम्मू में थे और 21 जनवरी को श्रीनगर पहुंचे। 19 जनवरी की रात में ही कश्मीरी पंडितों पर जुल्म ढाए गए और उन्हें घाटी छोड़कर जाना पड़ा। केरल कांग्रेस का ट्वीट नंबर 3, आतंकवादी हमलों के बाद पंडितों को सुरक्षा देने के बजाय बीजेपी ने अपने राज्यपाल जगमोहन से उन्हें जम्मू स्थानांतरित करने के लिए कहा। बड़ी संख्या में पंडित परिवारों ने खुद को सुरक्षित महसूस नहीं किया और डर के चलते घाटी से चले गए। 32 साल पहले लाखों कश्मीरी हिंदू तहस नहस कर दिए गए। हमारे भाई बहन, बूढ़े, बच्चे, मेरे अपने, मानो मेरे हाथ पांव, बाजू, मेरा खून, ये हार्ड मांस का शरीर जैसे रातों रात जिहाद ने रौंद डाला। 19 जनवरी 1990 की वो भयानक रात जिन्होंने देखी, वो उस बर्बरता को भूल नहीं सकते। कांग्रेस का आरोप बीजेपी और तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन पर है। हम आपको राज्यपाल जगमोहन का एक पक्ष दिखाते हैं। पूर्व राज्यपाल जगमोहन की चिट्ठी न सिर्फ केरल कांग्रेस को बेनकाब करती है, बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल को भी बेपर्दा करती है। केरल कांग्रेस का ट्वीट नंबर 4, पलायन के दौरान अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी देश में हिंदू मुस्लिम विभाजन की योजना बना रही थी। पंडितों का मुद्दा चुनावी लाभ के लिए नकली आक्रोश पैदा करने के लिए बीजेपी के प्रचार के अनुकूल था। जबकि सच ये कि 1990 के बाद के केंद्रीय और गवर्नर रूल हटने के बाद कश्मीर के चुनावों में बीजेपी को कोई विशेष फायदा नहीं मिला। केरल कांग्रेस का ट्वीट नंबर 5, भाजपा समर्थित वीपी सिंह सरकार दिसंबर 1989 में सत्ता में आई। अगले ही महीने जनवरी 1990 में पंडितों का पलायन शुरू हुआ। बीजेपी ने कुछ नहीं किया और नवंबर 1990 तक वीपी सिंह का समर्थन करती रही।
जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए जगमोहन ने 2 बार तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 2 चिट्ठियां लिखी। इनमें से एक चिट्ठी 20 अप्रैल 1990 को लिखी गई। आपको बताते हैं कि इस चिट्ठी में क्या लिखा गया था। इसका जो चिट्ठी थी उसमें लिखा गया कि फारूक अब्दुल्ला और आप कश्मीर की गलत पिक्चर दे रहे हैं। आपने मुझे चिट्ठी लिखने के लिए मजबूर किया। संसद में आपके सांसद मेरे खिलाफ माहौल बना रहे हैं। मणिशंकर अय्यर भी अपने लेखों से जहर घोल रहे हैं। 1988 से उठ रहे तूफान की चेतावनी मैं दे रहा हूं। आप कश्मीर में उठ रहे खतरे को पहचान नहीं रहे। कट्टरवाद का ढोल पीटने वाले लगातार काम कर रहे हैं। सरहद पार से समर्थन और खतरनाक हथियार लगातार आ रहे हैं। अप्रैल 1989 में मैंने आपसे तुरंत एक्शन की अपील की थी। घाटी में हालात बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं। हालात ऐसे हो रहे हैं जहां से वापसी संभव नहीं है। मुख्यमंत्री भी राजनीतिक तौर पर हाथ खड़े कर चुके हैं। मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर जिस तरह की सियासत की वो कहीं से भी जायज नहीं। खुद को सही साबित करने के लिए केरल कांग्रेस ने 9 ट्वीट किए, वो कहीं से भी सही नहीं ठहराए जा सकते। ऐसा एक ट्वीट ये कि जिसमें केरल कांग्रेस से 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन की तुलना विभाजन के वक्त हुए दंगों से की, और जो लिखा वो कुछ इस तरह था। विभाजन के बाद के सांप्रदायिक दंगों में जम्मू में 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी मुसलमान मारे गए, लेकिन इसके जवाब में पंडितों की कोई हत्या नहीं हुई थी। दूसरे कश्मीरियों की तरह पंडित भी आतंकवाद के शिकार। कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि देश की 2 बड़ी घटनाओं की तुलना क्या हो सकती है। क्या विभाजन के वक्त हुए सांप्रदायिक दंगों को 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के साथ जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि कांग्रेस अगर ये कह रही है कि विभाजन के बाद जम्मू में हुए दंगों में 1 लाख कश्मीरी मुसलमान मारे गए, तो दंगे तो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हुए, कई शहरों में हुए, हिंदुओं की हत्या भी हुई। लेकिन कांग्रेस ने उन हिंदुओं की हत्या की चर्चा इस ट्वीट में नहीं की। क्यों? 47 से लेके आज तक कश्मीरी हिंदुओं के साथ रेगुलरली ये अत्याचार होता रहा वहाँ पर। और जो 47 के बाद वहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गवर्नमेंट वहाँ पर आ गई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, उसकी दोस्ती अपने जवाहरलाल से बिल्कुल इसी तरह चल रही थी जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला और हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी की दोस्ती चल रही थी। तो दोस्ती के नाम पर उन्होंने स्टेट में कोई एक्शन ऐसा नहीं लिया जिससे हिंदू समाज को वहाँ पर बचाया जाता या हिंदू समाज वहाँ पर बच जाता। कश्मीरी पंडितों पर केरल कांग्रेस की ओर से एक ट्वीट ये भी किया गया कि इसे भी ध्यान से देखने की जरूरत है। कांग्रेस ने लिखा कि पंडितों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाली बीजेपी केंद्र में 2 कार्यकाल और कश्मीर में 1 कार्यकाल के लिए सत्ता में रहने के बावजूद उन्हें कश्मीर वापस लेकर नहीं आई और न ही उनका पुनर्वास किया। कांग्रेस ने इस ट्वीट के साथ ही यूपी के समय किए गए कार्यों को गिनाया और कश्मीरी पंडितों के लिए कितनी नौकरियां दी ये बताया। भाजपा ने विस्थापित पंडित परिवारों को सरकारी समर्थन के बारे में झूठ बोला और कांग्रेस सरकार की पहल के लिए श्रेय का दावा किया। यूपी सरकार ने 15,000 पंडितों को नौकरी दी और जम्मू कश्मीर सरकार में 6,000 पंडितों की भर्ती की। कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद सवाल ये कि कश्मीरी पंडितों के लिए काम सिर्फ यूपी सरकार में हुए और मोदी सरकार ने कांग्रेस के किए गए कामों को अपना बताकर श्रेय लूटने की कोशिश की। तो इससे जुड़ा सच ये कि कांग्रेस ने अगर कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी तो 2014 से लगातार मोदी सरकार केंद्र में है और उसका आंकड़ा देखें तो कश्मीरी विस्थापितों को 3,000 सरकारी नौकरियां मिल चुकी। कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी में 6,000 अस्थायी आवास बनाए गए। पीएम पुनर्वास योजना के तहत 3800 से ज्यादा कश्मीरी वापस घाटी लौटे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 520 कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो चुकी। 370 हटने के बाद 610 परिवारों को वापस उनकी संपत्ति भी मिली है। केरल कांग्रेस असल में कश्मीरी पंडितों को लेकर भ्रम फैला रही है। मेरा काम और तेरा काम वाली सियासत करके खुद को सही बताने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में केरल कांग्रेस ने आखिरी ट्वीट किया जिसमें लिखा कि यूपीए सरकार ने जम्मू में पंडितों के लिए 5,242 आवास बनाए और छात्रवृत्ति, किसानों को सहायता और 1,168 करोड़ रुपए की कल्याणकारी योजनाओं के अलावा प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता दी। तो अब कांग्रेस से सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि कश्मीरी पंडित क्या इसे एहसान के तौर पर लें?